मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी आसमान से बिल्डिंग की तरफ गिरता हुआ दिखाया जाता है। वो उस बिल्डिंग के पूल में जाके गिरता है। अब उस पुल से जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो अपनी बंदूक उठाता है और उसे लोड करने लगता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अब मूवी में 28 साल पहले का समय दिखाया जाता है और साल है 2022। अब यहाँ पर हमें हमारा लीड एक्टर यानी कि डैन फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जो कि आर्मी में पहले काम करा करता था और उसका सपना है कि वो आर्मी की रिसर्च लैब में काम करे। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। अब उसकी बेटी को दिखाया जाता है, इसका नाम है मयूरी, और टीवी पर एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है। अब यहाँ पर हमें डैन की वाइफ भी दिखाई जाती है। अब डैन उसे बताता है कि उसे एक जॉब मिली है, लेकिन उसका इंटरव्यू उसके फ़ोन से होगा और इसलिए उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तभी उसकी वाइफ उसे एक लेटर दिखाती है जो कि डैन के फादर ने भेजा है उसकी बेटी के लिए, लेकिन डैन उसे बिना देखे ही फेंक देता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि डैन की उसके फादर से नहीं बनती। अब डैन बाहर आके अपने इंटरव्यू की बात करता है, लेकिन उसे पता चलता है उसे वो जॉब नहीं मिल रही। अब गुस्से में आके डैन अपने डॉक्यूमेंट्स फेंक देता है और एक कूड़े के डस्टबिन को लात मार देता है। तभी वो पार्टी में वापस आता है। अब वो अपनी बेटी के साथ बैठकर वो फुटबॉल मैच देखता है। अब वो लोग मैच देख ही रहे थे, तभी वो देखते हैं उनकी टीम का एक प्लेयर बॉल लेकर गोल करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उनके टीवी पे कुछ प्रॉब्लम होती है और सभी लोग थोड़े डर जाते हैं। और स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस फुटबॉलर के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देख के सभी प्लेयर्स वहाँ खड़े रह जाते हैं और पूरे स्टेडियम में रोशनी उड़ जाती है। अब उस पोर्टल से कुछ परछाइयाँ दिखती हैं और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो इंसान हैं जिनके हाथों में हथियार हैं। अब ये सभी चीज़ें वहाँ बैठे लोग टीवी पर भी देख रहे थे। अब स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग फुटबॉलर्स को दूर करने लगते हैं और तभी हमें उस पोर्टल से एक और इंसान बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जो वहाँ आता है और सभी लोगों से कहता है कि हम लोग फ्यूचर से आए हैं, हम लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है और हमें आप लोगों की मदद चाहिए। वो लोग बताते हैं कि फ्यूचर में लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई इंसानों से नहीं, एलियंस से है, और इस लड़ाई में पृथ्वी की पॉपुलेशन ख़त्म कर दी है। हम फ्यूचर में सिर्फ 5 लाख लोग बचे हैं जो उन एलियंस का सामना कर रहे हैं। अब हमें उन एलियंस का सामना करने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए। अब ये बात वहाँ खड़ा हर इंसान सुन रहा था और सिर्फ 12 महीनों में पृथ्वी से इंसानों की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि सभी देशों ने एक साथ मिलकर अपनी फ़ौजों को फ्यूचर में लड़ने के लिए भेज दिया है और सभी मीडिया न्यूज़ इस बात को कवर कर रही हैं। लेकिन वहाँ पर हर हफ्ते सैनिक भेजने के बावजूद भी लड़ाई का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा और साथ ही जो फ़ौजें भेजी जा रही थी वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि आम नागरिकों को भी फ़ौजियों की तरह लड़ने के लिए भेजा जाएगा, जिसके लिए उन्हें चुना जाता था। अब इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि पार्लियामेंट में इस बिल को पास कर दिया गया है और लोगों को भी बड़ी तादाद में इस काम के लिए चुना जा रहा है और उन्हें फ्यूचर में आगे भेजा जाता है। इतना होने के बाद भी वो लोग एलियंस का सामना नहीं कर पाते और केवल 10% लोग ही वापस जिंदा आ पाते हैं। अब लोग इस बात के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसलिए हम नहीं जाना चाहते। तभी हमें डैन को दिखाया जाता है, जो कि एक स्कूल में टीचर है। अब वो बच्चों को पढ़ा ही रहा होता है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता इस वॉर के चलते। अब वो बच्चों से पूछता है कि क्या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, लेकिन एक बच्चा हाथ उठाता है जिसका डैन जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा वोल्केनोस के बारे में ही पूछता था। तभी डैन के फ़ोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट नाम का मैसेज आता है और उसे मिलिट्री के कैंप में बुलाया जाता है। जब डैन वहाँ पहुँचता है तो उससे उसके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। डैन पूछता है कि ये सब किस लिए, लेकिन उसे एक चेयर पर बिठाकर उसका एक टेस्ट किया जाता है। अब उसका हाथ एक मशीन में डाला जाता है, जिससे उन्हें डैन के बारे में पता चलेगा उसके फ्यूचर में उसकी डेथ कब होगी। अब उन्हें पता चलता है कि डैन की डेथ 7 साल बाद हो जाएगी, इसलिए वो उसे नेक्स्ट वॉर में भेजने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वो लोग डैन के हाथ पर एक डिवाइस लगाते हैं, जिससे वो डैन को ट्रेस कर सकते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो, डैन का वो लोग पता लगा ही लेंगे और ये डिवाइस उसकी टेलीपोर्ट करने में भी हेल्प करेगा, जिससे वो पोर्टल के थ्रू फ्यूचर में जा सकता है। अब वो लोग डैन को 24 घंटे का समय देता है कि जो भी अपना काम है उसे ख़त्म करो और यहाँ वापस आओ। अब अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की या इस डिवाइस को हटाने की कोशिश की तो तुम ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे। अब इतनी धमकी सुनने के बाद डैन वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ खड़ी एक ऑफिसर से पूछती है, सर आप ऑलरेडी आर्मी में थे तो आपको कैसा लग रहा है, जिस पर डैन कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। अब डैन की वाइफ को दिखाया जाता है, जो वॉर में जिंदा बचे लोगों से बात करती है, जिन्होंने अपने हाथ पैर वगैरह कुछ खो दिए हैं। तभी वहाँ पर डैन आता है। वो अपने हाथ पर लगा वो डिवाइस उसे दिखाता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि डैन को भी वॉर में जाने के लिए चुन लिया गया है। अब वो उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है कि हम दोनों यहाँ से कहीं भाग जाएंगे, लेकिन डैन बताता है कि हम कहाँ जाएंगे,
गवर्नमेंट हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगी। अब उसकी वाइफ से सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम अपने डैड से इस बारे में बात करो, वो तुम्हारी इसमें ज़रूर मदद करेगी। और डैन ना चाहते हुए भी उनके पास चला जाता है। अब हमें डैन दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के पास आया है, जो एक पुराने एयरपोर्ट पर काम करते हैं जहाँ पर बहुत सारे प्लेन्स खड़े हैं। अब उसका डैड उसके सामने आता है और वो उसे अपने हाथ का बैंड दिखाता है, जिस पर उसके डैड समझ जाते हैं कि ये यहाँ क्यों आया है। अब वो उसके हाथ का चेक करते हैं, वो बताते हैं कि मैं इसे खोल सकता हूँ, और वो एक बॉक्स ओपन करते हैं और हमें दिखाया जाता है उसमें बहुत सारे डिवाइसेस रखे हैं, और हमें समझ आता है कि उन्होंने पहले भी ऐसे डिवाइस खोले हैं। अब वो डैन का डिवाइस खोल ही रहे होते हैं कि उन दोनों में आपस में बात होती है, और डैन उसे बताता है कि मैं आपसे इसलिए नाराज़ था क्योंकि आप मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि मेरा वहाँ से जाना ही ठीक था। अब डैन उससे कहता है कि आपने इंजीनियरिंग में मास्टर्स की है, लेकिन आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पसंद नहीं है, इसलिए आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और यहाँ एक चोरों की तरह काम कर रहे हैं। और वो उनसे नाराज़ होकर बिना बैंड को ओपन करवाए वहाँ से चला जाता है। जब डैन घर आता है तो उसकी वाइफ उसके हाथ पर उस बैंड को देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये बैंड ओपन नहीं हुआ, और वो अपनी बेटी को लास्ट टाइम गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। अब डैन मिलिट्री के बेस पर पहुँचता है जहाँ उसके जैसे और भी आदमी थे, जहाँ पर उन्हें मिलिट्री की बेसिक ट्रेनिंग सिखाई जाती है, जैसे शूट करना, गन को कैसे पकड़ना है। अब इन्हीं चीज़ों की ट्रेनिंग उन्हें वहाँ पर मिल रही थी। अब इसके बाद वहाँ उसे एक आदमी मिलता है, इसका नाम चार्ली है। तब इन्हें पता चलता है कि इन लोगों को दो टीमों में बांटा जा रहा है, एक आर टीम और एक टी टीम। और डैन और चार्ली एक ही टीम में, इनके साथ इसमें लोला और डोरियन भी है। चार्ली डैन को बताता है कि डोरियन पहले भी फ्यूचर में जा चुका है और ये उसका तीसरी बार है जब वो फ्यूचर में जाएगा। अब डैन और चार्ली को एक रूम में दिखाया जाता है जहां उन्हें बताया जाता है कि आर टीम का मेन काम क्या है। तभी चार्ली बताता है कि तुमने नोटिस किया यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी 40 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, यानी कि हो सकता है जिस फ्यूचर में हम जाएंगे वहाँ हम में से कोई ज़िंदा हो ही ना। तभी डैन सोचता है कि फिर ये लोग जो हमें फ्यूचर से यहाँ बताने आए हैं सारी चीज़ें, वो इतने छोटे क्यों हैं। तो वो उसे बताता है कि शायद ये इसलिए क्योंकि ये बच्चे अभी तक पैदा ही नहीं हुए, और ये सब कुछ टाइम पैराडॉक्स की थ्योरी से बचने के लिए किया गया है। अब टाइम पैराडॉक्स क्या होता है, इसका मतलब है कि दो अलग अलग टाइम के लोग एक ही टाइम पर प्रेजेंट नहीं हो सकते। अब फ्यूचर की टीम उन्हें बताती है कि आर टीम का मतलब है रिसर्च टीम। अब वो उन्हें बताते हैं कि जिन एलियंस से हम लड़ रहे हैं उनका नाम वाइट स्पाइक्स है। अब वो लोग 6 दिन तक लड़ते हैं और 7वें दिन वो लोग रेस्ट करते हैं। उसी दिन हम आप लोगों को फ्यूचर में भेजेंगे ताकि आपको वहाँ पर चीज़ों के बारे में पता चल सके, और आपके हाथ पे बने उस डिवाइस की मदद से 1 हफ्ते बाद आप जहाँ पर भी होंगे आपको वापस से इस प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस बुला लिया जाएगा। तभी वहाँ बैठे लोग पूछते हैं कि हम अभी जंप क्यों नहीं कर सकते, जिसके जवाब में वो बताते हैं कि हमारे पास जो पोर्टल है वो एग्जैक्टली 30 साल बाद उसी डेट पर ओपन होगा जिस डेट पर हम यहाँ से जंप करेंगे, और हमारे पास ये एक ही ब्रिज है। जिस पर चार्ली कहता है कि आपने ऐसे और ब्रिज क्यों नहीं बनाए, जिस पे वो लोग बताते हैं कि वॉर के चलते ना तो उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं और ना ही टाइम। अब डैन चार्ली के पास आता है और चार्ली उसे बताता है कि वो बच्चों को एटमॉस्फेरिक साइंस के बारे में पढ़ाता है। अब इतनी बात चली रही थी कि तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है और उन्हें पता लगता है कि उन्हें अभी टाइम में जंप करना पड़ेगा, जिसके बारे में वो कहते हैं कि हमें तो नेक्स्ट वीक जाना था, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रिसर्च फैक्ट्री पर वाइट स्पाइक्स ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें अभी जंप करना पड़ेगा। अब वो सभी लोग ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं। अब वो सब लाइन से खड़े ही थे, तभी वहाँ पर वो पोर्टल ओपन हो जाता है और उन लोगों को बताया जाता है कि उन्हें ज़मीन से 5 से 10 फुट ऊपर से छोड़ा जाएगा। अब तभी वो लोग एक एक करके पोर्टल में एंटर करना शुरू करते हैं। अब डैन भी उस पोर्टल में जाने वाला था। अब जैसे ही वो पोर्टल में एंटर करता है तभी टीम को पता चलता है कि पोर्टल में कुछ गड़बड़ी हो गई है, और जब तक टीम उन लोगों को रोक पाती वो सभी लोग टेलीपोर्ट कर चुके थे। अब वो पोर्टल उन्हें ज़मीन की बजाय आसमान से उस फ्यूचर में लैंड करवाता है, और ये वही सीन था जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब डैन एक बिल्डिंग के ऊपर बने पुल में लैंड करता है और कई लोग ज़मीन पर गिरने लगते हैं, जिससे आधी टीम वहीं मर जाती है। अब डैन उस पुल से बाहर आता है और वो देखता है कि उसके सारे साथी मर चुके हैं, सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा हैं। अब वो सभी लोग शहर के हालात देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि पूरा शहर तबाह हो चुका था। तभी हमें आर टीम की हेड कर्नल फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर आई नई टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और डैन उसका जवाब देता है। अब वो डैन की डिटेल्स निकालती है और उसे पता चलता है कि ये मिलिट्री में पहले भी काम कर चुका है। तो वो उन्हें बताती है कि पूरे शहर पर वाइट स्पाइक्स का हमला हो चुका है और यहाँ पर थोड़ी ही देर में प्लेन्स आकर बॉम्ब से इस पूरे शहर को उड़ा देंगे। और वो आर टीम को मिशन देती है कि उन्हें रिसर्च लैब जाकर रिसर्च टीम को बचाकर यहाँ लाना होगा। अब वो लोग रास्ते में देखते हैं कि पूरा शहर सुनसान है, वहाँ आदमियों की लाशें पड़ी हैं और ये वही लोग हैं जो उनसे पहले यहाँ पर आए थे। अब वो लोग रिसर्च लैब पहुँच जाते हैं।
अब वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें रिसर्च टीम दिखाई देती है जो मर चुकी थी। अब वो इस बारे में कर्नल को बताते हैं, तो कर्नल उन्हें बताती है कि तुम्हारे पास एक नया मिशन है कि रिसर्च लैब में जाओ और वहाँ से जो भी ज़रूरी इक्विपमेंट्स मैं तुम्हें बताती हूँ वो लेकर आने हैं। अब डैन को वो सामान मिल जाता है और वो उसे लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामने के गेट से एलियंस अंदर आ चुके हैं। अब वो पीछे की तरफ से सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करते हैं। अब जैसे ही वो उतरते हैं तो यहाँ पर पहली बार हमें वो वाइट स्पाइक्स दिखाया जाता है। अब वो लोग उन पर गोलियाँ चलाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब वहाँ पर और भी वाइट स्पाइक्स आ जाते हैं। अब वो लोग बिल्डिंग से बाहर आ चुके थे। अब कर्नल उन्हें बताती है कि मैंने तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भेजी है जो गाड़ियों से तुम्हें वहाँ से निकाल लेगी। अब वो लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं, लेकिन वाइट स्पाइक्स उनके पीछे ही थे। अब उन्हें मिलिट्री गाड़ियाँ दिख जाती हैं, लेकिन तभी वाइट स्पाइक्स उन पर हमला कर देते हैं और वो उस टीम को भी मार देते हैं। अब वो वाइट स्पाइक्स डैन और उसकी टीम पर भी हमला करते हैं, लेकिन तभी फाइटर जेट वहाँ आ जाते हैं और बॉम्ब से उन एलियंस को मार देते हैं। अब उन लोगों के पास थोड़ा ही टाइम बचा था और वो वहाँ से भागते हैं, क्योंकि वो फाइटर जेट अब पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ाने वाले थे। अब लास्ट में लोला और रॉबर्ट अपनी जान देकर उन सबको बचा लेते हैं और फाइटर जेट उस पूरे शहर को उड़ा देते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि डैन की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। अब डैन और चार्ली बाहर आके देखते हैं, उन्हें पता चलता है ये एक मिलिट्री का कैंप है। अब वो वहाँ आकर डोरियन से बात करते हैं और वो पूछते हैं कि बाकी की टीम कहाँ पर है। डोरियन उन्हें बताता है कि सिर्फ हम 3 ही बचे हैं। डैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए थे। डोरियन उसे बताता है कि मुझे कैंसर है और मैं हॉस्पिटल के बेड पे मरने से अच्छा जंग में मरना पसंद करूंगा। तभी डैन को कर्नल बुलाती है और डोरियन और चार्ली को दूसरी जगह भेजा जाता है लड़ने के लिए। कर्नल डैन को थैंक्स कहती है लैब का सामान सुरक्षित लाने के लिए। अब बातों ही बातों में डैन को पता चलता है कि कर्नल और कोई नहीं, उसी की बेटी म्यूरी फॉरेस्ट है। म्यूरी डैन को बताती है कि उसने एक स्पेशल रीज़न से डैन को यहाँ पर बुलाया है, लेकिन वो उसे ये बात अभी नहीं बताएगी। अब म्यूरी उसे बताती है कि उन्होंने ये पता लगा लिया है कि ये वाइट स्पाइक्स कहाँ से आए हैं, लेकिन ये इस धरती पर कैसे पहुँचे इस बारे में इन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि एलियंस जब धरती पे आए तो ना तो इनकी स्पेसशिप को सैटेलाइट्स ने ट्रैक किया और ना ही इनकी स्पेसशिप हमें कभी मिली थी। 2048 में इन्होंने पहली बार अटैक किया था जब इनकी संख्या कम थी, लेकिन सिर्फ 3 सालों में इन्होंने अपने आप को इतना बढ़ा लिया है कि अब धरती पर सिर्फ इन्हें ही देखा जा सकता है। इंसानों का नामो निशान मिट चुका है। म्यूरी डैन को बताती है कि इन लोगों ने उन एलियंस का घोंसला ढूंढ लिया है। अब उन्होंने एक बार इस पर जहर से हमला किया था, लेकिन उसमें सिर्फ मेल एलियंस मरे। जो फीमेल एलियन इनकी क्वीन है वो नहीं मरी, और इनको इसी बात का पता लगाना है कि वो कैसे मरेगी, जिसके लिए म्यूरी और उसकी टीम अब उस फीमेल एलियन को पकड़ने जा रही है ताकि वो उसे लैब में लाकर उस पर जहर का ट्राई कर सके। अब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन एलियंस ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। म्यूरी और डैन हेलीकॉप्टर से उन घोंसलों को ऊपर से देखते हैं। अब वो लोग रस्सी से उस घोंसले के अंदर उतरते हैं, लेकिन तभी क्वीन उन पर हमला कर देती है। वो बहुत मुश्किल से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ डैन को देखता है कि और भी एलियंस वहाँ आ रहे हैं। अब डैन उनका सामना करने के लिए नीचे जाता है। अब डैन और म्यूरी मिलकर उस क्वीन को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब वो क्वीन कुछ नहीं कर सकती थी। अब उसके पिंजरे को हेलीकॉप्टर की हेल्प से उस जगह से निकाल कर ले जाया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्वीन के पिंजरे को वो लोग अपने उसी फैक्ट्री में लेके आ गए हैं जहां पर उन्होंने टाइम पोर्टल का सेटअप लगाया है। ये जगह एक किले की तरह थी। अब यहाँ पर म्यूरी क्वीन के ब्लड का सैंपल लेती है, जिसकी हेल्प से वो क्वीन के लिए एक पॉइजन बना सके और एक ही बार में सारे एलियंस को ख़त्म कर सके। अब अपनी लैब में वो एक साथ कई सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिससे वो एक वायरस बना सकें जो इन एलियन डीएनए को ख़त्म कर सकता था। अब वो पूरे दिन इसी चीज़ पर काम करते हैं, लेकिन वो ऐसा जहर बनाने में कामयाब नहीं होते। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनका एक टेस्ट कामयाब हो जाता है, उन्हें ऐसा वायरस मिल जाता है। लेकिन उनके पास इतना जहर नहीं था कि वो सारे एलियंस को मार सके, और ना ही इतने रिसोर्सेज थे जिससे वो दोबारा इस जहर को बना पाएँ। तभी वो एलियन चिल्लाने लगती है और उसी के साथ उन्हें पता चलता है कि वहाँ बहुत सारे एलियंस आ रहे हैं, और उनकी उस फैक्ट्री के चारों तरफ जो दीवार थी वो भी उन एलियंस को नहीं रोक पाती। अब वो लोग फाइटर जेट से उन पर हमला करते हैं, पर उसका भी कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ डैन म्यूरी को बोलता है कि क्यों ना हम क्वीन को अभी मार दे, लेकिन म्यूरी बताती है कि हमारे पास इतना पॉइजन नहीं है और मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। अब वो उसे बताती है कि मैंने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है, ताकि वो ये जहर वापस ले जाए अपने टाइम में और ये जंग कभी शुरू ही ना हो। जब एलियन आए वो तभी जहर का इस्तेमाल करें और उन्हें हमेशा के लिए मार दें।
अब डैन उसकी ये बात मानना तो नहीं चाहता, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो दोनों अब टाइम पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलियंस ने उस फैसिलिटी के अंदर एंट्री कर ली है और उन्होंने अपनी क्वीन को भी छुड़वा लिया है। अब एलियंस भी उन दोनों के पीछे लग चुके थे और उन पर वो हमला करते हैं। वो दोनों एलियंस का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक शिप उस पिलर से आके टकरा जाती है जिस पर वो टाइम पोर्टल बना हुआ था, और अब एकमात्र सहारा जिससे वो यहाँ से निकल सकता था वो भी चला जाता है। इस सब में म्यूरी भी घायल हो जाती है। तभी डैन देखता है कि उसका टाइम हो गया है, वो किसी भी समय यहाँ से टेलीपोर्ट करके वापस अपने टाइम में चला जाएगा। अब वो लास्ट टाइम म्यूरी को देखता है, तभी क्वीन वहाँ आ जाती है और वो पुल टूटने लगता है और म्यूरी क्वीन के साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन डैन उसका हाथ पकड़ लेता है और म्यूरी फाइनली नीचे गिर जाती है। डैन उसे बचाने के लिए नीचे कूदता है और तभी उसका टाइम ओवर हो जाता है और हमें दिखाई देता है कि डैन का टाइम भी यहाँ ओवर हो जाता है और वो अपने समय में वापस टेलीपोर्ट हो जाता है और वो उसी मिलिट्री के कैंप में टेलीपोर्ट होता है जहाँ से वो गया था। वहाँ पर वो देखता है कि और भी आदमी उसी के साथ जो गए थे वापस आ चुके हैं। तभी मेडिकल यूनिट वहाँ आती है और लोगों का चेकअप करती है, लेकिन डैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब डैन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि लेफ्टिनेंट हार्ट उसके साथ खड़ी है। डैन उससे पूछता है कि उसके पास जो हरे रंग की बोतल थी वो कहाँ पर है। वो उसे बताती है कि वो अभी भी उसके हाथ में ही है। डैन उसे बताता है कि ये वही पॉइज़न है जिससे सभी एलियंस को मारा जा सकता है, लेकिन लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि अब फ्यूचर से हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया है और हमारे पास टाइम पोर्टल नहीं है। तभी डैन देखता है कि चार्ली भी जिंदा बचकर वापस आ गया है। अब सभी लोग अपने फैमिली मेम्बर्स का वेलकम करने के लिए आए हैं और डैन की वाइफ भी उसे वहाँ लेने आई है। अब वो लोग घर आते हैं। डैन उससे फ्यूचर में हुई सारी बातें बताता है और म्यूरी की डेथ के बारे में भी, और वो डिसाइड करता है कि वो एलियंस का पता लगा कर रहेगा। अब वो डोरियन से जाकर मिलता है और डोरियन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब डोरियन के पास जो एलियन का नाखून था वो उसे लेकर चार्ली के पास जाते हैं और चार्ली उसका टेस्ट करके बताता है कि इसके अंदर तो वोल्केनो की राख है, लेकिन ये कैसे हो सकता है क्योंकि नॉर्थ रशिया में तो कोई भी वोल्केनो है ही नहीं। और चार्ली बताता है कि ये राख चाइना के किसी वोल्केनो की है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो डोरियन से पूछता है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते। तब चार्ली बताता है कि हमें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो वोल्केनो का एक्सपर्ट हो। तभी डैन को याद आता है उसकी क्लास का वही लड़का यानी मार्टिन। अब वो लोग मार्टिन से पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई जानवर जो रशिया से कभी बाहर ही नहीं आया उसके पंजों पर चाइना के वोल्केनो की राख कैसे लग सकती है। जिसके जवाब में मार्टिन बताता है कि ऐसा पॉसिबल है, जिसका कारण है मिलेनियम एरप्शन। चाइना और कोरिया के बॉर्डर पर एक वोल्केनो है जिसका नाम है शैंगबाई ज्वालामुखी, जो लगभग 1000 एटॉमिक बॉम्ब की ताकत के साथ फटा था और उसकी राख पूरी पृथ्वी पर फैल गई थी। अब डैन उससे पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि रशिया में वो राख कहाँ गिरी थी। जिस पर मार्टिन बताता है कि हाल ही में रिसर्च के दौरान पता चला था कि रशिया की हाईएस्ट पीक के लगभग 400 मीटर नीचे उसी वोल्केनो की राख मिली थी और ये उतनी ही मोटी बर्फ की लेयर है जितनी 946 से अब तक रशिया पर जमी थी, यानी कि वो एलियंस ज़मीन के नीचे से बाहर आए थे, इसीलिए उनके रॉकेट का कोई सुराग नहीं मिला था। तभी डैन को पता चलता है कि वो एलियंस धरती पर पहले ही मौजूद थे और वो लोग रशिया की बर्फ़ के पिघलने के बाद वहाँ से बाहर निकले थे। अब वो लोग यूएस चीफ को इस बारे में बताते हैं, लेकिन वो उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। तब वो लोग रशिया जाने के लिए एक पायलट को ढूंढते हैं और डैन को याद आता है कि उनके फादर इस काम में उनकी मदद कर सकते हैं। अब वो सभी लोग एयरपोर्ट पर मिलते हैं। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट हार्ट आती है जो अपने साथ बहुत सारी मात्रा में पॉइजन बनाकर लाई होती है। अब वो लोग रशिया के लिए निकल पड़ते हैं। वो एक सुनसान एरिया पर लैंड करते हैं। अब वो लोग जेट स्की से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर डैन की बाइक का मीटर ख़राब हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। तभी उन्हें सामने वो जगह दिखाई देती है जिसे वो ढूंढ रहे थे। वो वहाँ पर बॉम्ब से ब्लास्ट करते हैं। अब वहाँ से उन्हें नीचे जाने का एक रास्ता दिखता है, जहाँ जाने पर उन्हें एलियंस की वो शिप दिखाई देती है जिसे वो आरी से काट कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। डैन के डैड और चार्ली बाहर रहकर ही शिप पर नज़र रखते हैं। अब वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं उन्हें वहाँ पर एक अजीब तरह का एलियन चेयर पर बैठा हुआ दिखाई देता है और ये वाइट स्पाइक्स नहीं था, और अंदर जाने पे उन्हें वाइट स्पाइक दिख जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि जो एलियन वाइट स्पाइक को यहाँ लेके आया था वो इन्हें हथियारों की तरह यूज़ करता है। जिस ग्रह पे इन्हें कब्जा करना होता है वहाँ ये इन एलियंस को छोड़ देते हैं, लेकिन पृथ्वी इनका निशाना नहीं थी। पृथ्वी पर ये लोग गलती से फंस गए थे। अब ये लोग जल्दी से उस पॉइजन को निकालते हैं और उसे गन में लोड करते हैं। उसके बाद ये उन ककून्स में इंजेक्ट कर देते हैं और थोड़ी देर बाद उन ककून्स के अंदर जो एलियंस थे वो तड़पने लगते हैं और तड़प कर अपने ककून से बाहर आकर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। अब ये सब देखकर वो लोग खुश होते हैं कि ये पॉइज़न काम कर गया। अब बाकी एलियंस के ककून में भी हलचल होने लगती है। तभी वो लोग जल्दी से उस गन्स में पॉइज़न रीलोड करते हैं,
लेकिन तभी क्वीन का ककून भी एक्टिव हो जाता है। अब डैन उसकी तरफ बढ़ता है उसमें वो पॉइजन डालने के लिए, लेकिन तभी वो क्वीन अपने ककून को फाड़ कर बाहर निकल जाती है। उसके साथ ही बाकी के जो एलियंस थे वो भी बाहर आ जाते हैं। अब क्वीन शिप की छत से होते हुए शिप से बाहर निकलने लगती है। तभी डोरियन डैन से कहता है कि तुम क्वीन का पीछा करो और शिप में सभी एलियंस को मैं संभाल लूँगा। वो जाते वक्त उसे अपना वो नाखून भी देता है जो वो हमेशा अपने पास रखता था, और वो डैन से कहता है अगर मैं उन्हें नहीं रोक पाया तो मैं इस पूरी शिप को उड़ा दूंगा। तभी वो एलियन शिप से बाहर आते हैं और चार्ली और डैन के डैड उनका सामना करते हैं। चार्ली एक आरी की हेल्प से उस एलियन का सर काट देता है। अब मौका देखकर वो क्वीन वहाँ से भाग जाती है। अब बाद में डैन बाहर आता है और उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ डोरियन को पता चलता है कि इन एलियंस की पूरी बस्ती इस शिप के अंदर बसी हुई है। अब वो इनका सामना नहीं कर सकते थे, तो जो बॉम्ब इसने शिप में लगाए थे वो उन्हें ब्लास्ट कर देता है और इसके धमाके में वो स्पेसशिप और वो सभी एलियंस खत्म हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही डैन वहाँ से बाहर निकल गया था। अब वो चार्ली और अपने डैड के पास पहुँचता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि क्वीन अभी भी जिंदा है, उसे वो लोग मार नहीं पाए थे। अब वो लोग उसे ढूंढने के लिए वहाँ निकल पड़ते हैं। उन लोगों को बर्फ़ में क्वीन के पंजों के निशान दिख जाते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो एक जगह तक पहुँचते हैं। तभी क्वीन उन पर हमला करती है और डैन के डैड एक तरफ छुपकर एक स्नाइपर से उस क्वीन को शूट करते हैं। अब वो क्वीन उन दोनों पर हमला करती है और वो दोनों एक साथ उस पर शूट करते हैं। अब वो उसे पहाड़ी से नीचे धकेलने ही वाले थे, तभी क्वीन डैन के फादर को नीचे गिरा देती है और वो उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी डैन वही पॉइजन क्वीन के हाथ पर इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है। लेकिन क्वीन अपने ही हाथ को अपने मुंह से काट कर फेंक देती है। अब डैन के डैड उसे अपने ब्लड से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी डैन क्वीन पर पीछे से हमला करता है और उसी नाखून से उसके गले को काट देता है जो उसे डोरियन ने दिया था। डैन के पास पॉइजन की एक और बोतल थी जिसे वो डायरेक्टली क्वीन के मुंह में इंजेक्ट करता है। अब क्वीन का मुंह जलने लगता है। अब क्वीन पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है और एक चट्टान से टकराकर मर जाती है। अब इसके बाद डैन और उसके डैड बर्फ़ पर लेट जाते हैं। तभी वहाँ पर चार्ली भी आ जाता है। अब न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक बड़े धमाके में उन एलियन की स्पेसशिप का पता चला था और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब वही यूएस का ऑफिसर जिन्होंने डैन को जाने से मना किया था, वो न्यूज़ में कहता है कि मैंने ही अपनी स्पेशल टीम को वहाँ पर भेजा था। अब डैन वापस अपने घर आता है। अब वो अपनी बेटी से मिलता है और उसे अपने फादर से भी मिलवाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अब आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।